नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में हैं अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। संडे को 10 बज चुके हैं, ललन टॉप का स्पेशल वीकली जो सेक्शन है अर्थात, वो शुरू हो चुका है। कैसे हैं अंशुमान जी? बहुत अच्छा। आप कैसे हैं सिद्धांत? बढ़िया, बढ़िया। पिछले अर्थात जी। पे बहुत सारे लोगों को के सवाल सवाल तो कम है मतलब बहुत सारे लोगों के संदेश आए हैं, बहुत सारे लोगों का जी। की आलोचना, संदेश, तमाम चीज़ें आई हैं और जैसा हमने पिछले अर्थात में बात करते हुए डिस्कस भी किया था, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट और किसानों की मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित था कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आ रही हैं या सरकार बाज़ार के हिसाब से सप्लाई को कैसे रेगुलेट नहीं कर पा रही है, बाजार नहीं बन पा रहा है फार्म प्रोडक्ट्स का। फार्म एक्सपोर्ट्स में भयानक गिरावट आ रही है हर साल। तो कई सारे लोगों जैसे उस बातचीत में आपने कहा था कि लोगों ने अपने धड़े बाँट लिए हों तो बात अलग है। तो मतलब उस हुँ। हिसाब से कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हाँ। होके समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हुँ। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके बाद फ़ोन भी किया और हाँ, सुना भी और उसे सराहा भी क्योंकि बहस को हम जहाँ जिस बुनियादी बिंदु पर लाना चाहते थे कि जो प्रोड्यूस है उसके लिए मार्केट है क्या? और अगर मार्केट नहीं है तो उसकी कीमत कैसे मिलेगी मिलेगी। वो सच था और उसे काफ़ी लोगों ने देखा, कई सारे लोगों ने उस पे बात की, तो ये आप सबका धन्यवाद कि आपने इसे इतने प्यार से देखा, समझा और उस बहस को समझने की कोशिश की जो चाहते हैं कि होनी चाहिए। जी, जी। आ, आगे बढ़ने के पहले अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी का अंक कवर ओवर तो काफी भयानक भयावह कवर मुझे लगा देखने पर और आ, मतलब बैंकिंग का सबसे बड़ा जो सच है उसको उभार रहा है कवर। जी। इस बार का कवर बैंकों पर है और जैसा सिद्धांत हम लगातार चर्चा करते रहे हैं पिछले साल से कोविड के पहले से भी कि भारतीय बैंकों की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है और उसमें कई तरीके के आयाम हैं जिन अलग-अलग अर्थात में हमने कवर करने की कोशिश की थी और ख़ास तौर पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, मॉरेटोरियम के बाद, फिर लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद सरकारी बैंकों की हालत क्या है और वो कितने संकट में है। इंडिया टुडे की इस बार की कवर स्टोरी इस पूरे बैंकिंग संकट को खासतौर से सरकारी बैंकों के अंदर जो संकट है, उनमें जो फ्रॉड है, उनमें जो भ्रष्टाचार है, उनका जो कुप्रबंध है, उनमें उनकी जो एनपीएज़ या बैड डेट्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करता और ये बताता है कि आखिर इससे उभरने का रास्ता क्या है? सरकार ने बैंकिंग सुधारों के नाम पर वस्तुतः किया क्या है और कैसे सुधारों की आवश्यकता है? तो बैंकों को लेकर चर्चा काफ़ी सक्रिय है और अभी हाल-फिलहाल में हमने देखा था कि सरकार ने एक आरबीआई की कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, जिस पर हमने चर्चा की थी, जिसने कहा जी। था कि प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज़ को बैंक बनाने की छूट दी जानी चाहिए। इन सारे बैंकिंग के सारे विषयों को समेटते हुए इस बार का कवर है। और ये कवर उस समय और ये रिकमेंडेशन उस समय आ रही हैं जब 9.45 लाख करोड़ का भारी पत्थर जो है पूरे बैंकिंग सिस्टम को बैंकिंग सिंक कर सिस्टम रहा पे है। बंधा हुआ है हाँ। और ये इस पत्थर का आकार या इसका वजन कोविड से पहले नापा गया था। हम्म। कोविड के बाद की क्या स्थिति बनेगी, कितने लोन डिफ़ॉल्ट होंगे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। क्यों बैंक्स ने ज़्यादा कंपनियों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं दी है, क्यों अब बड़े पैमाने पर मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद लोन चुकाना मुश्किल होगा होगा। कैसे सरकारों के बॉन्ड में बैंक्स निवेश कर रहे हैं और आरबीआई उन्हें धक्का दे रहा है, हाँक रहा है कि सरकार के बॉन्ड खरीदिए। इस सारी प्रक्रिया का क्या असर भारतीय बैंकिंग की सेहत पर होगा, इस पर विस्तार से इस अंक में हमें जानकारी दी गई। इसकी कवर स्टोरी में ये सारे तथ्य मौजूद हैं। हम्म। आ, मौजूदा अर्थात पे इस हफ्ते के अर्थात पे आते हैं। बेदम हुए बीमार मतलब मैं इस अर्थात को पढ़ रहा था जब वो तमाम चीज़ों से दो चार हो रहा था। थॉमस जेफरसन जिसको आप कई बार अर्थात में अपने कोट कर चुके हैं, कई कई मौकों पर हाँ, उनकी हाँ, बातचीत को लेकर आते रहे हैं। तो थॉमस जेफरसन से शुरू होती है बातचीत उनके कोट से। बाद में स्थिति इतनी भयावह है सर मतलब हम लोग अंशुमान जी कई अर्थात में प्रेडिक्ट कर भी चुके हैं पहले और ये स्थिति इतनी भयावह है कि एक समय भारत में अगर ऐसा आए आने वाले समय में कि हम पेट्रोल के 150 रुपए दें, 1 लीटर पेट्रोल के 150 रुपए दें और एक पैकेट ब्रेड के 100 से 120 रुपए दें, तो मुझे लगता नहीं है कि वो दिन बहुत दूर है। अंशुमान जी। हाँ, सिद्धांत आपने पेट्रोल से बात शुरू की और वो इसका जो शीर्षक है ना वो एक मशहूर शेर है ना कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो तो शिफा क्यों नहीं देते। इफा क्यों नहीं? तो
तो सरकार, जब हमने थॉमस जेफरसन को कोट किया, तो सरकार से आप ये मांगते हैं ना कि वो शिफा दे आपको, को बेदम हुए बीमार, क्योंकि मंदी से टूटी हुई अर्थव्यवस्था महंगाई से बेदम हो रही है। तेल की बात इसलिए हम शुरू करते हैं कि भारत में किसी भी कालखंड में किसी भी सरकार के मातहत हमने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि 90 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल भारत में खरीदा जाएगा, खासतौर से उस परिस्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बमुश्किल मंदी के कुएं से अभी निकल कर खड़ी हुई है। नहीं तो इससे पहले तो पूरा कोविड का साल जो रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के शून्य तक चले जाने का, $5, $6, $10 तक चले जाने का, अभी जो कीमत है वो $45-46 पर बैरल के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में कच्चे तेल की इस भयानक मंदी में, क्योंकि ओपेक देश इस दबाव में है कि वो किसी तरह से उत्पादन घटाएं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सके, ऐसी परिस्थिति में हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत में आप पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 91 रुपए दे रहे होंगे। ऐसे राज्यों में जिन राज्यों में बहुत ज्यादा नगरीकरण नहीं है, वहां पर राज्यों में 91 रुपए और 90 रुपए पेट्रोल की कीमत दे रहे होंगे। एक और चीज जहां पर हमारी आर्थिक समझ और आर्थिक तर्क लड़खड़ा जाते हैं, वो ये है कि मंदी और मांग का सूखा सर्वविदित है। सरकार कह रही है, आरबीआई कह रहा है, सारी एजेंसियां कह रही हैं कि भयानक मंदी है, मांग नहीं है, बाजार में डिमांड नहीं है, कंपनियां कह रही हैं कि कोई डिमांड नहीं, लेकिन इसके बाद भी आखिर बाजार में कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये बिल्कुल उल्टा है कि जब बाजार में मांग नहीं हो तो कीमतें कैसे बढ़ सकती? लोग खपत नहीं कर रहे हैं, नौकरियां गई हुई हैं, रोजगार नहीं है, लोगों के वेतन कटे हुए हैं, उसके बाद भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल मंदी से पूरी दुनिया परेशान है, हम मंदी के साथ महंगाई से भी परेशान है। कोड़ में खास हमारे इतिहास की जो सबसे भयानक और खौफनाक मंदी है, उसके नाखूनों में हमने महंगाई का जहर भरना शुरू कर दिया, और महंगाई का जहर ठीक बीचों बीच लॉकडाउन के साथ आना शुरू हो गया था। अब आपको लगेगा कि स्थिति यह है कि रिजर्व बैंक को इस महंगाई के डर के कारण कर्ज सस्ता करने की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। लगातार 3 बैठकों में रिजर्व बैंक ने कहा कि अब बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा हम बाजार में मनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, ज्यादा पैसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाजार में ज्यादा पैसा कम सामानों के पीछे भागेगा और महंगाई बढ़ाएगा। और रिजर्व बैंक को यह लगता है कि अगले 2 तिमाही में और 3 तिमाही तक महंगाई की परिस्थिति नियंत्रण में आने की जरूरत नहीं है। अब ये एक अजीब सी उलट बांसी है। और इस उलट बांसी को समझना, क्योंकि हम भारत की बहुत बड़ी आबादी, अधिकांश आबादी कुछ लोगों को ऊपर के लोगों को छोड़ दें तो वो महंगाई से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तो आखिर ये इस मंदी के बीच, मांग के सूखे के बीच महंगाई कहां से आ रही है? आखिर क्यों ऐसी वजह है कि हम दुनिया में दुनिया में सस्ते कच्चे तेल के समय जब दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों को की तकलीफ कम करने की कोशिश कर रही हैं हर सीमा तक, तब भारत में हम ऐसी परिस्थिति में जहां बेकारी भी देख रहे हैं, वेतन में कटौती भी देख रहे हैं, हर उत्पाद की कीमत बाजार में गिरती देख रहे हैं, और उसके बाद भी महंगाई बढ़ रही। कंपनियां क्यों कीमतें बढ़ा रही हैं? कुछ ऐसी सुर्खियां जो शायद हमारे निगाह में नहीं आई होंगी, जिनको जानना जरूरी है, जिससे कि हम इसका संदर्भ समझ सकें। और वो सुर्खियां अखबारों में नहीं दिखती हैं, या टीवी में या इंटरनेट पर नहीं दिखती हैं, या वो इतनी जटिल होती हैं कि समझ में नहीं आती। नहीं, जटिल भी होती है, और शायद वो हम सूचनाएं हम महसूस करते हैं पर हम उन्हें सुर्खियों में नहीं देखते। पिछले 6 महीने में सीमेंट 7% महंगा हुआ, और दक्षिण भारत में सीमेंट की कीमत करीब 18% बढ़ी। ये बात सीमेंट कंपनियों ने, स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां रिसर्च करती हैं, उनको बताई। 2 महीने में मिल्क पाउडर की कीमत करीब 20% बढ़ी है। यानी ये मिल्क पाउडर वो जिससे कि आप टोन्ड मिल्क तैयार करते हैं, जो जिससे बनाकर टोन्ड मिल्क बनाया जाता है, इसलिए हो सकता है आने वाले समय में दूध महंगा हो। 2020 में आप सरप्राइज करेंगे, 2020 में चौथी बार मोबाइल फोन कंपनियों ने मोबाइल फोन सेट की कीमत बढ़ाई। डीजल महंगा होने से ट्रकों का भाड़ा इस महीने के पहले तक, नवंबर से पहले तक 10 से 12% महंगा हुआ था। ये खबरें आमतौर पर असामान्य है, क्योंकि हम गहरी मंदी में हैं, हम कंट्रक्शन में हैं, इकोनॉमी माइनस में है। उस समय अगर इन चीजों की कीमतें बढ़े तो ये हमें आश्चर्य होती, क्योंकि मांग नहीं, और मांग की इस परिस्थिति में कंपनियां कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं? इससे और आगे चले, क्योंकि ये पूरे उस तंत्र के खिलाफ है कि हम एक्सपेक्टेशन कुछ और रखते हैं, और लेकिन इस दाम बढ़ने से मांग और खपत के बीच की जो खाई है वो और चौड़ी और गहरी होती जा रही है। हाँ, और जो संतुलन जो हमें दिखता है, क्योंकि भाई अभी तक ये माना जाता है कि अगर मांग नहीं होगी तो कीमतें घटेंगी। ये नहीं होता कि मांग नहीं, उसके बाद भी कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बीते 6 महीने में कोविड के दौरान से लेके अभी तक स्टील 30% महंगा हुआ है, एल्युमिनियम 40% महंगा हुआ है,
कॉपर 70% महंगा हुआ है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट बेसिक मेटल्स हैं जिनका असर आपको हर उस चीज में दिखाई देगा जिनमें इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे बाकी जरूरी सामान जो स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम से बनते हैं। अब हमारे पास स्थिति क्या थी कि खाद्य महंगाई तो पहले से ही थी, क्योंकि उसमें सप्लाई साइड के चैलेंजेस थे चीजें बाजार सामान नहीं आ पा रहा था। अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तक पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि आलू की कीमत, सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ट्रकों का भाड़ा बढ़ने से जो ट्रैफिक की या जो लॉजिस्टिक्स की महंगाई थी वो बढ़ गई थी, और अब धातुओं की कीमतें भी बढ़ गई। अच्छा, अब ये एक पूरा चक्र है जिसने मंदी के बीच में महंगाई को स्थायी रूप से स्थिर कर दिया, और रिजर्व बैंक इसीलिए इसको बार बार पढ़ रहा है। अगर रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा को आप ध्यान से पढ़ें और उसकी बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश करें तो इसकी तरफ इशारा कर रहा है। अब अभूतपूर्व मांग की कमी है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, खपत नहीं कर रहे हैं, कंजम्पशन के लेवल लगातार गिरे हुए हैं, इसके बाद भी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं ये समझना जरूरी है। और यहीं पर सरकार की भूमिका या रेगुलेटर्स की भूमिका या नियामकों की भूमिका सवालों के घेरे में आती है। और हम वही कहते हैं ना कि अब अच्छे मसीहा हो तो शिफा क्यों नहीं देते, ये समझना जरूरी है कि बीमारी कहाँ है। कंपनियों को ये पता है कि इकोनॉमी में जल्दी ग्रोथ नहीं लौटेगी, जो नंबर्स आ गए हैं उस हिसाब से लगता है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था -8%, -9% के आसपास खत्म होगी, यानी कंट्रक्शन में खत्म होगा यह साल। अगले साल बेस इफेक्ट आएगा जिसके कारण एक्चुअल ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। उसके बाद के सालों में जब मंदी खत्म होगी तब जो ग्रोथ आएगी, तब हमें समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी ऊर्जा बची है आगे तेज बढ़ने के लिए। कंपनियों की को अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सब कुछ नहीं बिक रहा है, जो बिक रहा है उसे महंगा करके जितने घाटे कम किए जा सके वो किए जाएं। और इस बात की का सबूत इन्फ्लेशन का डेटा है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़े पिछले 2-3 महीने में आए, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 2-3 महीनों के आंकड़े आए, उन्हें करीब से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, निर्मित उत्पादों में महंगाई तेजी से बढ़ना शुरू हुई। अभी जो ताजा आंकड़ा आया उस हिसाब से 22 में से 18 ग्रुप ऐसे थे निर्मित उत्पादों के जहां महंगाई में बढ़ोतरी हुई, जो आमतौर पर हमेशा डिमांड ड्रिवन होती है। जब उनकी मांग बढ़ती है तभी उनकी कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में कच्चे माल भी आते, मेटल्स की भी इन्फ्लेशन आई, और जो सर्विसेज की इन्फ्लेशन थी वो भी शामिल हो गई। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि पूरे के पूरे फैक्ट्री सेक्टर में, जो फैक्ट्री आउटपुट सेक्टर है, जहां उत्पादन होता है, जहां सेवाएं होती हैं, जहां मेटल्स हैं, जहां प्रोडक्ट्स हैं, जहां मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर एक कंप्लीट दुष्चक्र या विशेष साइकिल बन गया है महंगाई का, जो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। दूसरी इसके पीछे की वजह यह है कि आत्मनिर्भरता कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन पिछले 6 महीने में और उससे पहले करीब 6 महीने पहले से, कोविड से पहले से, सरकार ने लगातार इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई हैं। सिर्फ इस वजह से कि भारत लगातार बढ़ाई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारत में क्षमताएं तैयार हो जाएं, प्रोडक्टिविटी, नई यूनिट्स लग जाएं, जो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंदी में कोई नया निवेश नहीं करेगा। जब तक डिमांड नहीं दिखाई देगी तो नया निवेश नहीं आएगा, और ना ऐसा निवेश आया। लेकिन आयात में सख्ती और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से बहुत सारी चीजों की लागत तो वैसे ही बढ़ गई है। तो एक ये फैक्टर भी है जिसमें कंपनियां उस लागत को महंगाई में कीमत बढ़ाकर ट्रांसफर कर रही हैं। और भारत के बहुत सारे उद्योग बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे माल पर केंद्रित हैं, जैसे दवाओं की को देख लीजिए, जैसे केमिकल्स को देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को देख लीजिए, ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले कई सारे पार्ट्स और हिस्सों को देख लीजिए। इन सब, ये सारे हिस्से हैं जो एक तरीके की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से प्रभावित हो रहे हैं। अब इसके साथ पेट्रोल डीजल की महंगाई तो साथ में खड़ी हुई है, जिस पर आगे ढुलाई भी महंगी होती है उससे, तो तो वो उस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि क्या सरकार को भी इस महंगाई से कुछ लाभ हो रहा है? हाँ, मतलब सरकार क्यों नहीं कम नहीं कर पा रही है, कि करना चाह नहीं रही है? सरकार को इस महंगाई से क्या लाभ हो रहा है? क्योंकि सरकार के लिए भी इस समय यह महंगाई अकेली उम्मीद है। जीएसटी के संग्रह में जो आपको बढ़ोतरी दिख रही है, वो अधिकांश बढ़ोतरी मांग बढ़ने से नहीं बल्कि मूल्य बढ़ने से। और इससे थोड़ी सी बढ़ोतरी, 0.5%, 1% की जो बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि ज्यादातर उत्पादों के ऊपर एड वैलोरम ड्यूटी है, यानी मूल्यानुसार टैक्स लगता है, उसकी कीमत पर टैक्स लगता है। इसलिए जीएसटी में जो भी आपको संग्रह में बढ़ोतरी दिखती है वो कीमतें बढ़ने के कारण दिखती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत में सारे टैक्सेस का कलेक्शन घटा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो ये बताते हैं कि मांग, मंदी, कमाई बिल्कुल नहीं है। सिर्फ केवल एक सेक्टर ऐसा है जहां से टैक्स कलेक्शन में 40% की बढ़ोतरी हुई, वो पेट्रोल डीजल है।
यानी पेट्रोल डीजल की महंगाई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बजटों को जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार चला रही, और इसलिए हमने बीचों बीच, ठीक बीच लॉकडाउन के बीच में हमने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी देखी, फिर राज्यों ने उसके ऊपर वैट बढ़ाया। अगर आप सरकार के टैक्स को भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर का आईना माने तो उसमें कहीं कोई रिकवरी नहीं दिखाई देती। उसके आईने में सारी चीजें नेगेटिव दिखाई देती हैं, ग्रोथ में, डिमांड में। सिर्फ एक चीज में बढ़ोतरी दिखाई देती है, वो है पेट्रोल डीजल पर मिलने वाला टैक्स। इतनी भी महंगाई से सरकार का काम चलेगा नहीं सरकार, क्योंकि बड़े पैमाने पे जीएसटी का घाटा पूरा करने के लिए राज्यों ने कर्ज लिए हैं। अभी जब हमने जीएसटी की पूरी डिबेट देखी थी और जो विवाद हुआ था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, उसके बाद केंद्र सरकार ने अंततः जिम्मेदारी ली कि वो राज्यों के बदले कर्ज लेगी, एक विंडो ओपन करेगी, और वो जो कर्ज लिए गए हैं उसकी भरपाई करने के लिए राज्यों को आने वाले समय में एक बार फिर से उन टैक्सों को बढ़ाना पड़ेगा जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का टैक्स हो, बिजली की दरें हो, पानी की दरें हो, बाकी सर्विसेज की दरें हो, क्योंकि ये मंदी लंबी खींचेगी। ये सरकार के और वित्त मंत्रालय के और सभी राज्यों के आर्थिक ढांचे को स्पष्ट रूप से पता है कि उनको क्रमशः अपने यहाँ सर्विसेज महंगी करते रहने पड़ेंगे ताकि वो थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू सपोर्ट कर सकें, क्योंकि रेवेन्यू को अभी कोई सपोर्ट या किसी तरीके की राजस्व में बढ़ोतरी मतलब परमानेंटली रहन सहन और ट्रेवल आपका महंगा होने ही जा रहा है। हाँ, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार के खजाने जिस खराब स्थिति में है उसमें आप लाख कोशिश कर लीजिए, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव अगर आसपास होगा तो शायद थोड़ा बहुत कभी राहत मिल जाए। राज्य सरकारों की तो इतनी खराब स्थिति है कि रिजर्व बैंक ने तय किया कि वो राज्य सरकारों के बॉन्ड खरीदेगा। राज्य सरकारों के पास, क्योंकि राज्य सरकारों को बैंक पैसा देने को तैयार नहीं होंगे एक सीमा से अधिक। बैंक भी तो उसी राज्य सरकार की इकोनॉमी में पैसा डालेंगे जिसमें ग्रोथ की और रिकवरी की उम्मीद होगी। तो ये जो महंगाई है, इस महंगाई में जितना हिस्सा मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर की इन्फ्लेशन का है, जितना हिस्सा खेती से या सप्लाई साइड से या सामान की जो आपूर्ति हो रही, कच्चे सामान की आपूर्ति कम होने के कारण जिस महंगाई का हिस्सा है, उतना ही हिस्सा पॉलिसी महंगाई का भी है। एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखना जरूरी है, डेटा पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि महंगाई क्यों इतनी भयानक है और क्यों हमें, जो आपने शुरुआत में कहा कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत अगर 100 रुपए पार कर जाए या ब्रेड की कीमत 75-80 रुपए पहुंच जाए तो ऐसा क्यों संभव है। भारत में 55% कंजम्पशन, 55% खपत जीडीपी आम लोगों की खपत से आता है, हमारे आपके खर्च से आता है। अगर भारत का जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है मौजूदा मूल्यों पे, तो करीब करीब 153 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन से आता है। यानी हम लोग जो खर्च करते हैं उससे 153 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी तैयार होता है। अब क्रिसिल ने एक आकलन किया कि आप कल्पना करिए कि अगर खुदरा महंगाई 1% भी बढ़ जाती है, 4-5% का जो, हाँ, जो 4% या 5% का जो हमारा बेसिक लेवल है, जहां से अगर 1% भी बढ़ जाती है तो जिंदगी जीने की लागत में 1.3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है। हाँ, मतलब आपकी लिविंग कॉस्ट, हम लोग जब ये सोचते हैं कि अरे 1% ही तो बढ़ा है, तो हमें ये नहीं पता कि उसके पहले कितनी बड़ी संख्या है। 1% भी अगर महंगाई बढ़ती है ना, तो आपके का जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है वो 1.53 लाख करोड़ रुपए महंगी हो जाती है। और ये 1.53 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है। और हम महंगाई में कितनी बढ़ोतरी देख चुके हैं। हम आज इस समय महंगाई करीब 7% के आसपास खड़े हैं। 4 या 5% का जो हमारा सहनीय लेवल है, जिसको हम आरबीआई का टॉलरेंस लेवल कहते हैं, उससे हम 3 से 4% ऊपर निकल चुके हैं। और आने वाले समय में हो सकता है महंगाई 7-7.5% के आसपास रहे। महंगाई हमेशा गरीबी की दोस्त है और सबसे बड़ी दोस्त है, क्योंकि जब आपकी, हाँ, दोनों आते हैं, क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी जीने की लागत महंगी होती है तो आप कम खर्च करते हैं तो आपका जीवन स्तर खराब होता है और कमजोर होता है। और खासतौर से ऐसी परिस्थिति में जब इनकम नहीं बढ़ रही है, जब जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं है, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ खाद्य महंगाई का हिसाब लगाए ना सिद्धांत, केवल फूड इन्फ्लेशन का, हमने जो आपको पहले बताया वो कंप्लीट इन्फ्लेशन का है। उसमें पॉलिसी, उसमें आपके ईंधन की महंगाई भी शामिल है, पेट्रोल डीजल की भी, उसमें आपकी बिजली की महंगाई भी शामिल है, उसमें सर्विसेज की भी महंगाई शामिल है। केवल आप खाद्य महंगाई मान लें, वो भी 1% बढ़ जाती है, फूड इन्फ्लेशन, यानी 1% भी कीमतें खुदरा बाजार में बढ़ती हैं, जो बहुत सामान्य बात है। 1% कीमतें बढ़ती हैं तो खाने पर खर्च करीब 0.33 लाख करोड़ रुपए, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से कुछ कम खर्च बढ़ जाता है। यानी इतना खाना पीना हमारे लिए महंगा हो जाता है। इसलिए
हमें ये समझना इस समय मुश्किल नहीं है कि इस बेकारी के बीच, इस कमाई में कमजोरी के बीच महंगाई कितने लोगों को कितना ज्यादा गरीब कर रही होगी होगी। और इसलिए जब हमारे पास, हमें गरीबी के वो आंकड़े सरकार कभी नहीं देगी ना, हम भारत में महंगाई के गरीबी पर असर को तात्कालिक तौर पर नापते हैं, जो कि हमें नापना चाहिए ताकि हमें पता चले कि भारतीय आर्थिक नीतियों नीतियों की का असर क्या है, उनका असर लोगों की जिंदगी पर क्या होता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आप सामने देखिए, सिर्फ गैस का पैसा, कॉमर्शियल गैस का पैसा 100 रुपए बढ़ गया 15 दिन में, गैस सिलेंडर। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कोई कनेक्शन नहीं है और जो बाजार से कॉमर्शियल गैस खरीदते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर 100 रुपए महीने सिर्फ उनके ईंधन का खर्च बढ़ गया, और उनकी मजदूरी तो 200 ही रुपए है, वो तो नहीं बढ़ी 100 रुपए। आप सिर्फ एक छोटा सा अंदाज लगा लीजिए कि अगर वो व्यक्ति 100 रुपए प्रति महीने का खर्च बढ़ रहा है उसका, और इसके साथ बाकी सब्जी और बाकी चीजों पर खर्च जोड़ने की कोशिश करिए, तो महंगाई कितने लोगों को गरीब करती है। और इसलिए जब हमें कहते हैं कि भारतीय बैंकर या रिजर्व बैंक या महंगाई को लेकर एक सीमा से अधिक आग्रही होते हैं, तो उसकी वजह यह होती है क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में जहां बहुत बड़ी आबादी सबसिस्टेंस लेवल पर है, बहुत कम कमाई करती है, उसके लिए दूध की कीमत 1 रुपए लीटर बढ़ जाना, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए लीटर बढ़ जाना, गैस का सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो जाना बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती होती है। और खासतौर से इस समय जब आप मंदी और कमाई टूटने की स्थिति में बैठे। अब दूसरा पहलू देखिए, सिर्फ यही नहीं है, हम चिरंतन रूप से भारत में बचतों के लिए जो आकर्षण है और बचतों का जो रिटर्न है, उसे तोड़ने की स्थिति में पहुंच गए। बचत पे हम किस तरह से गंवा रहे हैं? बैंकों में एफडी पे जमा रेट, औसत जमा रेट 4.5 से 5.5% के बीच है, जो ब्याज दर इस समय है। महंगाई दर कितनी है? 7%। यानी आपकी जिंदगी जीने की लागत जिस लागत से बढ़ रही है, आपकी बचत पर होने वाला रिटर्न उससे 2% कम है। यानी आप गंवा रहे हैं बैंकों में पैसा रखकर। यदि आप साल भर में अपनी जिंदगी जीने की लागत में 7% की बढ़ोतरी देख रहे हैं, साल भर में आपकी बचत के ऊपर मिलने वाला रिटर्न केवल 4.5 से 5% है। यानी नेट रूप से आप गंवा रहे हैं। और अगर खुदरा महंगाई 7-8, 7.5-8% के आसपास पहुंच जाती है, तो आप सोचिए कि अंतर कितना बड़ा हो सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। ये वक्त ऐसा है जब पूरी दुनिया में सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि उनके यहाँ लोगों की जिंदगी आसान हो सके। उसके लिए वो कंपनियों को मदद दे रही हैं कि उनके वेतन प्रोटेक्ट किए जाएं, उनकी नौकरियां बचाई जाएं, उन्हें बाकी सुविधाएं दी जाएं। तब हमें साबित कर रहे हैं कि भारत में, जो आप कह रहे थे शुरुआत में, कि अगर अचानक कच्चे तेल की कीमत में आग लग जाए दुनिया में, 47 से 50, 50 से 55 और 60 और 70 पहुंच जाए, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या होगी मौजूदा टैक्स के ऊपर? हम 100 रुपए, 110 रुपए प्रति लीटर के आसपास का पेट्रोल इन टैक्सेस पे खरीद रहे होंगे, जो आज टैक्स लग रहा है पेट्रोल डीजल के ऊपर। एक जो महत्वपूर्ण दुविधा पूरे मंदी के प्रबंधन में और सरकार की तरफ से जो मंदी का प्रबंधन हो रहा है उस पर दिखती है, और इसीलिए महंगाई हमारे सामने इतनी भयानक स्थिति में खड़ी है। 1970 से पहले तक सिद्धांत स्टैगफ्लेशन, जिसमें कि मंदी और महंगाई की जोड़ी हम कहते हैं, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ हैं, ये आर्थिक संकल्पनाओं में नहीं थी। 1970 से पहले तक दुनिया में स्टैगफ्लेशन पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता, कोई चर्चा नहीं होती थी। माना जाता था कि कीमतें जो हैं वो मांग और आपूर्ति का नतीजा है। जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब डिमांड टूटी होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो कीमतें गिर जाएंगी। ये सामान्य अर्थशास्त्र का सिद्धांत बना हुआ था। 1970 में पहली बार दुनिया को एक नई बीमारी का पता चला। वो बीमारी ये थी कि मंदी होने पर भी, मांग कम होने पर भी कीमतें बढ़ सकती हैं, और इसे स्टैगफ्लेशन कहा गया। और इसकी वजह यह थी कि 1970 में जब पॉलिटिकल रीजन से मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी आई, जब इजराइल को अमेरिका ने समर्थन दिया, और तेल उत्पादक देशों ने, ओपेक देशों ने बड़े पैमाने पर कीमतें, मतलब ये वो समय था जब अमेरिका ने खास तौर पे तेल में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। हाँ, और उस समय जब तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि ओपेक देशों ने एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया और कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी को हिट करेंगे तेल की कीमतें बढ़ाकर, तब पहली बार स्थापित हुआ कि अगर ईंधन महंगा हो जाए, अगर फ्यूल महंगा हो जाए, तो मंदी और महंगाई एक साथ आ सकती है। यानी स्टैगफ्लेशन की बुनियादी शर्तों में बात शामिल हो गई कि अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से चलती रहे, मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहे, लेकिन अगर एनर्जी की कॉस्ट यानी फ्यूल की कॉस्ट अगर बढ़ जाए,
तो अर्थव्यवस्था में मांग और मंदी और महंगाई एक साथ आ सकती है। तब से आज तक स्टैगफ्लेशन की जो भी संभावनाएं दुनिया में आकी जाती हैं सिद्धांत, उसमें ईंधन की कीमत को सबसे जरूरी माना जाता है कि अगर तेल महंगा है और उसके साथ बाकी चीजों की मांग कम है तो महंगाई बढ़ सकती है। और भारत ने तो बिल्कुल एक नए तरीके की स्टैगफ्लेशन सजेस्ट की है। भारत में तो मंदी और महंगाई उस समय आई है जब कच्चा तेल दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता है और रुपया सबसे ज्यादा मजबूत है। अपने सब पिछले सालों में रुपया सबसे मजबूत है। रुपए की मजबूती का मतलब यह है कि आप जितना तेल आयात कर रहे हैं वो सस्ता हो रहा है, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग है उस मुद्रा की तुलना में जिस मुद्रा में आप आयात करते हैं, और कच्चे तेल की कीमतें दुनिया में कम है। तो भारत एक नए तरीके की स्टैगफ्लेशन सिखा रहा है दुनिया को, जिसमें कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम होने के बाद भी हम मंदी और महंगाई दोनों एक साथ बुला सकते हैं, एक साथ आमंत्रित कर सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जहां हम खड़े हैं सिद्धांत, यहां ये मंदी लंबी चलेगी और महंगाई इस अर्थव्यवस्था को में आकर इस मंदी को बढ़ाने के लिए वो सारे उपक्रम करेगी, क्योंकि महंगाई के 5 चेहरे हैं। एक फूड इन्फ्लेशन है जो तात्कालिक तौर पर घटती बढ़ती है। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास जब नवंबर का आंकड़ा आया तो फूड इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी आई, क्योंकि सप्लाई साइड चैलेंजेस खत्म हो गए थे। लेकिन इसके बीच में फैक्ट्री इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। तो 4 बड़े हिस्से होते हैं। एक फूड इन्फ्लेशन होता है, एक फैक्ट्री या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई होती है, एक ईंधन की महंगाई होती है, फ्यूल की महंगाई होती है, और एक पॉलिसी लेवल पर टैक्सेशन से आने वाली महंगाई होती है। हमें सरप्राइज है और हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति में जब सरकार कह रही है कि वो अर्थव्यवस्था की एक एक नब्ज पकड़ रही है, हर छोटी छोटी समझने की कोशिश कर रही है, तो क्या उसे ये नहीं दिख रहा है कि भारत में चारों इन्फ्लेशन एक साथ आ गई है। चारों इन्फ्लेशन, फूड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी सप्लाई साइड चैलेंजेस थे, लॉजिस्टिक्स की समस्या थी, लॉकडाउन के कारण सामान बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा था। फैक्ट्री इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्योंकि कंपनियां मांग ना होने के बाद भी मुनाफे के लिए कीमतें बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो अपने घाटे को कम करना चाहती हैं। जी। फ्यूल की इन्फ्लेशन सरकार के टैक्स के कारण बढ़ रही है, और इसके साथ सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भी महंगाई बढ़ा रही। ये ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के कारण आपको हमें इस मंदी से निकलने में लंबा समय भी लगेगा, और जब तक नौकरियां वापस आएंगी, लोगों के रोजगार वापस आएंगे, लोगों की तनख्वाहें, कटी हुई तनख्वाहें वापस लौटेंगी, तब तक तो शायद उनकी परचेजिंग पावर 10% 15% तक गिर चुकी होगी या टूट चुकी होगी। अच्छा अंशुमान जी, एक चीज मतलब हम जानते हैं, मतलब मुझे याद आ रहा है अगस्त और सितंबर में हम लोगों ने एक अर्थात किया था, उसमें भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि महंगाई बदस्तूर तरीके से बढ़ेगी। और महंगाई का एक हिसाब होता है कि आप कितना भी पॉलिटिकल नैरेटिव डेवलप कर लीजिए, आप कितनी भी राजनीति कर लीजिए, आप कितनी भी बातें कह लीजिए, महंगाई रोल बैक नहीं होती, महंगाई पीछे नहीं जाती कभी। मतलब आज अगर पेट्रोल 90 रुपए है तो वो किसी खास परिस्थिति में, जैसा आपने कहा कि वो 75 या 80 रुपए 70 रुपए चला जाएगा, मान लीजिए 80 रुपए चला गया किसी एक स्थिति में, लेकिन पेट्रोल वहां जाकर स्टेगनेंट हो जाए ये नहीं हो सकता। वो अब उस दिशा में जाएगा ही जाएगा। पेट्रोल और डीजल के भाव महंगे होने से चीजें महंगी होंगी, वो महंगी रहेंगी ही रहेंगी। तो ऐसे तो अंशुमान जी सबसे भारत का एक बड़ा सा हिस्सा जो है इस पूरे कंजम्पशन के चैनल से, कंजम्पशन के पूरे का जो पूरा सेटअप है उससे तो बाहर चला जाएगा। और इस सब आप यानी कुल मिला जुला कर रहने सहने और आगे आने समय में के लिए हम लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि इनकम सबकी लगभग भारत के एक बड़े हिस्से की इनकम ध्वस्त है। महंगाई के मामले में सिद्धांत आपने अच्छी बात पूछी। महंगाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक फैक्टर ये होता है कि महंगाई की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाजार में महंगाई आती है, एक तो महंगाई को बढ़ाने वाले कारणों से, और दूसरी महंगाई की अंतर्धारणा से या महंगाई की एक्सपेक्टेशन से। जैसे जब हम लोग अगस्त सितंबर में इस पर बात कर रहे थे तो हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे थे, और उस दौरान जब मैं बाजार में इंडस्ट्री से, कंपनियों से बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि सारी कंपनियां इस बात का इंतजार कर रही कि बाजार खुलने दीजिए, थोड़ी सी डिमांड आए, थोड़ी सी पेंट अप डिमांड भी आ जाए, थोड़ी सी चीजें बिकने लगे तो हम कीमतें बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी से कीमतें बढ़ा देंगी, भले ही ऑटोमोबाइल बिके या ना बिके, भारत में कारें बिके या ना बिके, लेकिन वो अपने मूल्य उसके बाद बढ़ा देंगी। तो एक तो जब बाजार में इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन बन जाती है, कीमतें बढ़ने की अंतर्धारणा बन जाती है, तो एक किस्म का साइक्लिकल चेन रिएक्शन करती है, क्योंकि
एक ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर को पता है कि कॉपर की कीमत बढ़ी है, तो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर ने ऑटोमोबाइल की कीमत बढ़ाई, उसके आगे जो बाकी और लोग जुड़े हुए थे, ट्रक वाले, बाकी सारे लोग, उन्होंने उसकी कीमतें बढ़ानी शुरू की। दूसरा पहलू यह है कि जहां पॉलिसी इन्फ्लेशन है, वहां सरकार अगर इंटरवीन करे तो महंगाई घट सकती, कीमतें कम हो सकती, लेकिन पॉलिसी लेवल पर सरकार ऐसे अजीब से फिक्स में चली गई है, ऐसी अजीब सी गुत्थी में जाकर उलझ गई है, जहां से उसे इस महंगाई को निर्णायक रूप से कम करने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में निर्णायक रूप से कमी करनी पड़ेगी। और निर्णायक रूप से कमी 10 रुपए 15 रुपए लीटर तक की होगी, तब जाकर आप उसे महसूस कर पाएंगे। उतना टैक्स कट कर देने का मतलब है कि अभी तो कोई रेवेन्यू है ही नहीं सरकार के पास, सारी चीजें तो माइनस में है, केवल 40% की ग्रोथ उसको पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी से और पेट्रोल डीजल पे टैक्स से हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो परमानेंट इंजन है महंगाई बढ़ाने का, जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो हमारे पास मौजूद है और वो बढ़ता रहेगा। इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें हो सकता है 90 से 100 ना जाए, पर 95 हो जाए, धीमे धीमे 90 से 91 के आसपास रहे। लेकिन अगर आप कल्पना करें कि पिछले साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले कच्चे तेल की कीमतों की तुलना में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को नापा जाए और उनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे नापा जाए, तो आपको दिखाई देगा कि हमने कितनी लागत बढ़ा दी भारत में, उत्पादन की, लोगों के रहन सहन की, लोगों के खर्च की। दूसरी चीज है कि इन्फ्लेशन बुरी नहीं है अगर इनकम बढ़ रही हो। इन्फ्लेशन बुरी नहीं है अगर लोगों की कमाई बढ़ रही है। हमने वो दौर भी भारत में देखे हैं 2006, 7, 8, 9 के आसपास, जब इन्फ्लेशन की रेट 6.5-7% के आसपास थी, पर लोगों की इनकम की ग्रोथ है 15 से 16-20% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और आपकी जिंदगी जीने की लागत 6 से 7% की लागत से बढ़ रही, कोई बात नहीं है। 6 से 7% आप लागत, क्योंकि आपको तब भी 6% का फायदा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो महंगाई अपने आप में सबसे खतरनाक चीज हो जाती है। जब लोगों के, हमने अभी पिछली बार चर्चा की कि अपने इस पिछले से पिछले एपिसोड में, कि किस तरह से कंपनियों ने अपनी इनकम बढ़ाई और जॉब्स और सैलरीज में कट किया। ऐसी परिस्थिति में जब लोगों की कमाई और आय नहीं बढ़ रही हो, तो सरकार को सबसे पहला काम तो शायद ये करना चाहिए कि उसे हर हाल में ये तय करना चाहिए कि जिंदगी जीने की लागत तो कम से कम नहीं बढ़ेगी जब तक हम कमाई नहीं बढ़ा देते लोगों की, जब तक उनकी नौकरियां वापस नहीं ले आती। लेकिन यहां बिल्कुल स्थायी तौर पर ऐसा दिख रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें धीमे धीमे बढ़ जाती हैं, गैस की कीमत बढ़ जाती। ये चीज लंबे समय में, जो अगस्त सितंबर के डिस्कशन में हमने कहा था कि लंबे समय में क्या करेगी, कि भारत के कंजम्पशन का पूरा पैटर्न बदल देगी। सिद्धांत, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। कंजम्पशन का पैटर्न इसलिए बदल देगी कि भारत की एक बड़ी आबादी जो है वो जिंदगी बेहतर करने वाली चीजें नहीं खरीदेगी, कभी नहीं खरीद पाएगी, नहीं खरीद पाई। और जो वो जिंदगी बेहतर करने वाली चीजें, जैसे वो अपना मोबाइल फोन अपग्रेड नहीं करेगी, अपने कपड़े अपग्रेड नहीं और उस करेगी, आबादी में अंशुमान जी, मुझे लगता है, माफ कीजिएगा टोकने के लिए, लेकिन उस आबादी में एक बड़ा हिस्सा जुड़ता जाएगा, वो आबादी और बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे। हाँ, और ये लंबे समय में इंडस्ट्री को दिख रहा है। ये किसको बाद में हिट करेगा? ये उसी इंडस्ट्री को हिट करेगा जो नई चीजें प्रोड्यूस करना चाहती है, जो नई फैक्ट्री लगाना चाहती है, जो चाहती है कि उसके पास वैल्यू एडिशन हो। तो क्या है, लोग बेसिक चीजें कलेक्ट करने पर जाएंगे। मोबाइल फोन सब 5,000, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए से नीचे का खरीदिए, प्लान सस्ता रखिए, खाने पे कम। तो जो जिंदगी बेहतर करने का, क्योंकि कंपनी हमेशा लोगों की इस एस्पिरेशंस पे इन्वेस्ट करती है कि वो अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, वो अगर उनके पास आज जिस चीज की सुविधा है उससे कुछ बेहतर सुविधा वो लेना चाहते हैं। इसलिए इस समय महंगाई रोकना, हर स्थिति में हर तरह से महंगाई को नियंत्रित करना और लोगों की जिंदगी की कॉस्ट को कम रखना जरूरी है। कम से कम तब तक, तो जब तक कि उन्हें ना लगे कि उनकी जो तनख्वाह जनवरी 2020 में या फरवरी 2020 में थी वो लौट आए, जिससे कि कम से कम उनके पास उतना तो पैसा हो जितना वो उस समय पा रहे थे जब महंगाई की दर, जब चीजें सामान्य थी। हाँ अंशुमान जी, एक मेरा सवाल है छोटा सा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर बीतने जा रहा है, आखिरी क्वार्टर भी मतलब पेनल्टीमेट क्वार्टर जो है वो भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे कुल मिला जुलाकर बजट की तैयारी हो रही है, सजेशन मांगे जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आ गई। मतलब लोगों के भी सवाल है, मैं भी जानना चाह रहा हूँ, आगामी बजट से क्या आशाएं रखनी चाहिए हमें? मतलब कि एक स्वस्थ और सुप्रबंध, जैसा कुप्रबंधन हम देखते रहे हैं सरकार में, और प्लानिंग में जिस तरह की खामियां दिखते रहे हैं, उससे कदम आगे बढ़ाते हुए कैसा वेल मैनेज्ड बजट होना चाहिए? सिद्धांत, ये मुझे लग रहा है कि भारत के इतिहास का 1991 के बाद का सबसे कठिन बजट होने वाला है, सबसे मुश्किल भरा बजट।
और इस पे हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे, इसके संदर्भ, इसके आयाम, इसके पीछे खड़े हुए आंकड़े, इससे जुड़ी हुई उम्मीदें, इसके इसका इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य, इसका अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सब बिल्कुल बदला हुआ है। सबसे डिफिकल्ट और सबसे कठिन बजट होने वाला है। उसकी वजह ये है कि पिछले बजट के आने तक सरकार कहीं न कहीं ये बात स्वीकार कर चुकी है पिछले बजट में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आ चुकी है। और उस बजट का जो स्वर था वो इन सारी चीज़ों पर केंद्रित था कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा पैसा बढ़ाएँगे, इकोनॉमी में पैसा डालेंगे, बैंकों से कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँ, और ये चीज़ मैक्रो पिक्चर में या जो मैक्रो में दिखाई दे रही है। अभी ये बजट है, इस साल भर इतनी चीजें सरकार से कर चुकी है कि हमने देखा है कि हर एक महीने बाद एक मिनी बजट आया है। वो सारी घोषणाएं, जो घोषणाएं आमतौर पर साल में बजटों का हिस्सा होती थी, वो सारी घोषणाएं पिछले साल 2018 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। अगर आप गिनना शुरू करें, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 4 पैकेज आ चुके हैं पिछले पिछले 16 महीनों में, 17 महीनों में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 4 पैकेज आ चुके हैं। बैंकों को पुश करने के लिए 4-5 चीजें आ चुकी हैं। पावर सेक्टर को कर्ज से बचाने के लिए अलग से चीजें आ चुकी हैं। गरीबों को अनाज बांटने की योजना है, वो जमीन पर कहीं नहीं पहुंची हो या ना पहुंची हो, अलग बहस का विषय है। गरीबों को अनाज बांटने की योजना, उनके लिए आवंटन बढ़ाने की योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने की योजना। अब तो स्थिति ये है कि लोग के अपने हिसाब को देखना चाहेंगे, सरकार के अपने आंकड़ों को देखना चाहेंगे, और इसलिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की निगाहें इस बात पर नहीं होगी कि बजट मंदी से उबरने की कोई रणनीति लाता है कि नहीं लाता है, क्योंकि मंदी से उबरने की सारी रणनीतियां घोषित की जा चुकी, चाहे उसे आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा मानिए, चाहे आप सरकार के स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा मानिए। ये बजट ये बताएगा कि सरकार के पास एक लंबी मंदी को सस्टेन करने के लायक गोला बारूद, ईंधन मौजूद है कि नहीं है, और वो कहाँ, फिस्कल डेफिसिट कितना खराब है, न्यूज की स्थिति क्या है। इसलिए ये बजट सबसे क्रिटिकल और सबसे क्रूशियल बजट है। मुझे नहीं लगा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी को पॉलिसी लेवल इस बजट से तात्कालिक तौर पर होंगी। इसके बजाय लोग ये देखना चाहेंगे कि सरकार ने जितने भी पिछले दिनों में उठाए हैं, उन नतीजे हमें कहां तक किस सेक्टर में कौन से लेवल पर दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एक बड़ी अपेक्षा की बात करें तो हम जिस पे बात चर्चा करते रहे फरवरी से लेकर अभी तक, यानी दिसंबर, सारी की सारी कोशिशें की रही हैं जिससे कि बाजार में पूंजी की आपूर्ति बढ़ाई जा सके, नीतियों की मदद की जा सके। डिमांड साइड का इंटरवेंशन नहीं है, मांग कहीं नहीं है। जो भी पेंटअप डिमांड हमको दिखाई दी थी इन फेस्टिवल के दौरान, वो भी धीरे धीरे सिकुड़कर नीचे आ रही है। तो इस रोशनी में ये बजट नैरेटिव बिल्ड करने की तो कोशिश करेगा, जो सरकार की आदत है कि बजट बड़े नैरेटिव बिल्ड करता है, बड़े बड़े घोषणाएं करता है, बट उसके बैकड्रॉप में जो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या सरकार जितनी घोषणाएं कर पाई उनके लिए संसाधन जुटा पाई है क्या। दूसरी चीज ये कि लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए या लॉन्ग टर्म मंदी के बीच में रिकवरी के लिए तैयारियां क्या हैं। तो अभी तो सरकार का हिसाब खुला हुआ है और सबको दिख रहा है, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का घाटे का, और दिसंबर आते आते जो भी किया जा सकता था वो फायर पावर भी खत्म हो गई है। 3-4 बड़े पैकेजेस के बाद, इन सारी घोषणाओं के बाद अब तात्कालिक तौर पर यह है, अब ये तो यही माना जा रहा है कि चीजें अपने तरह से नॉर्मल सामान्य परिस्थिति में आएंगी। यहाँ तक अभी हम दिसंबर में खड़े होकर बात कर सकते हैं। अब अगले 1 महीने के भीतर चीजें और ज्यादा इस पर सामने आएंगी कि सरकार के बड़े कंटूर्स क्या होते हैं। तो ये तो बातचीत हो गई अंशुमान जी। लिखना, पढ़ना, सीरीज, टीवी, सीरियल, इस सब पे लोग कुछ लोग तो अब कमेंट में, किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि वो अब जो रिकमेंडेशंस हम लोग या अपनी लिस्ट जो साझा करते हैं वो लोग पढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। वो लोग ये बता रहे हैं आप कमेंट्स वगैरह में और मैसेज, ईमेल भेज के। क्या पढ़ना लिखना दिखना हो रहा है अंशुमान जी? ओबामा वाली किताब पढ़ने लायक है। पढ़ गया? हाँ, और वो किताब ऑडियो बुक के तौर पे भी अवेलेबल है, तो लोग सुन भी सकते हैं उसको, ओबामा की अपनी आवाज में है। और मुझे लगता है कि उस किताब से बिल्कुल ताजा, वो बहुत हमारा देखा हुआ विश्व का इतिहास है उससे, और क्या हुआ है ओबामा के उन 8 सालों में,
और उन्होंने कैसे दुनिया को देखा, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वो सूत्र छिपे हैं जिनके ज़रिए हम अमेरिका के समाज में जो बदलाव हुए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उन्हें पढ़ सकते हैं और दुनिया की दृष्टि से समझ सकते हैं। तो वो किताब फ़िलहाल मेरे तौर पे मैंने पढ़ के उसको सबको समाप्त किया। उसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दुनिया के नेताओं के बारे में, राजनीति के बारे में। ये वाली बुक भी मैंने कंप्लीट कर ली, जो तमाल की बुक है, पेंडोमोनियम बैंकिंग हाँ, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इंडस्ट्री पर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जान हाँ, बहुत हाँ, जरूरी। हाँ, वो समझना ज़रूरी है बैंकिंग, हाँ, बैंकिंग के बारे में। और वो काफ़ी, और चूँकि इधर क्या है कि पिछले 3-4 महीनों में बैंकिंग पे कई किताबें आई हैं, अच्छी किताबें आई हैं। उर्जित पटेल की किताब ओवरड्राफ्ट, वो भी मैंने पढ़ी, विरल आचार्य की एक किताब है और उसके बाद तमाल बंदोपाध्याय की किताब। तो 2 बैंकर्स और एक बैंकिंग एक्सपर्ट या बैंकिंग जर्नलिस्ट को एक साथ पढ़ के भारतीय बैंकिंग के बारे में आप उसकी वास्तविकता से वाकिफ हो सकते हैं। ये इस बार की किताब है, वो मैंने आपको बताया था कि मैंने बुक मंगाई थी, एम्प्टी प्लैनेट। वो किताब आ गई, उसको पढ़ना शुरू किया, वो अद्भुत विलक्षण किताब है किसी ने जनसंख्या कमेंट के में बारे। पिछले एपिसोड के लिखा भी है कि सर वो तो एम्प्टी हाँ, प्लैनेट लड़का पढ़ गया हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी किताब है। किसी ने कमेंट हाँ में लिखा भी। और हाँ, और वो मतलब जनसंख्या के बारे में हमारी समझ बिल्कुल खोलती है। अभी भी हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमको लगता है कि जनसंख्या बड़ी समस्या है, हम्म। लेकिन वो पुस्तक कंप्लीट हुई, उसमें कुछ नोट्स थे। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये है कुछ जो नियमित लाइब्रेरी में जोड़ने की प्रक्रिया में चलती रहती हैं, जो चीजें कभी बिसर जाती हैं या भूल जाती हैं, उन्हें दोबारा लाने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उस प्रक्रिया के तहत नरेश मेहता को दोबारा पढ़ने की इच्छा हुई, तो उनका रचना संचयन दोबारा मंगाया हाँ। हमने, हाँ, पढ़ने के लिए क्योंकि नए सिरे से पढ़ने की इच्छा हुई। हम्म। तो अभी वो रचना संचयन दोबारा नए मंगाया है। अच्छा। गालिब के पत्र का पुनर्पाठ शुरू किया है, गालिब की चिट्ठियों का। गालिब की चिट्ठियां, अ, वो जो हाल फिलहाल वाणी से छप के आई थी, वो वाली बता रहे हैं आप? हाँ, नहीं, 2 संग्रह हैं जो शायद मुझे लगता है कि मेरे पास पुस्तक यहीं रखी हुई है, अ, ये श्री राम शर्मा और रामनिवास शर्मा ने जो संकलित किए थे, जिसमें उर्दू का मतलब जो लिपि है वो हिंदी है, पर शब्द वही हैं और 2 अच्छा। खंडों में पूरा समग्र गालिब के पत्र हैं। तो वो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि काफी पहले पढ़े थे पर बहुत सारी चीजें दिमाग से उतर गई, तो दोबारा पढ़ना गालिब को। हम्म। ये फिलहाल अभी की डायरी है। और सीरीज वगैरह? क्राउन देख लिया मैंने, मतलब क्राउन की बाकी सीरीज थोड़े बोरिंग और उबाऊ लगे, खासतौर से बात वाले क्राउन 4 4 का। इससे पहले वाली सीरीज काफी एक्साइटिंग थी। बाद में तो फिर वो मुझे लगता है कि वो जो ब्रिटिश फिल्मकारों पर डायना का असर है ना, हाँ। और वो जो सेलिब्रिटी लाइफ और जो लार्जर देन लाइफ है, उसका काफी इन्फ्लुएंस दिखता है। लेकिन कुछ और सीरीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान किया है, कुछ कुछ नई सीरीज ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जो कि जिन्हें लगे कि थोड़ा सा अलग हटके उनको देखा जाए। हाँ। और मेरा पढ़ना लिखना वैसे ही पिछले हफ्ते की तरह थोड़ा सा ही फैला हुआ और थोड़ा विकेंद्रित किस्म का रहा। जैसे मंगलेश डबराल की मृत्यु हुई थी 9 तारीख को, तो उस पर कुछ चीजें पढ़ते 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 मैंने उनके अनन्य मित्र वीरेंद्र डंगवाल की कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। तो उनकी कविताओं का एक कंपाइलेशन प्रकाशित हुआ था कुछ वर्षों पहले उनकी मृत्यु के बाद। तो वीरेंद्र की कविताएं मैंने पढ़ी। मैंने वो किताब फिर से पढ़ी, किसान आंदोलन के आसपास कई लेख हैं उसमें। पी साईनाथ की किताब जो है, एवरीवन लव्स अ गुड रॉट। जी। हाँ, तो उसमें कुछ आलेख पढ़ते 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 मैं उस किताब को उठा लिया मैंने। तो उसमें से कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़ डाले। तो मतलब मुझे लगता है कि पोएट्री वगैरह अगर नहीं भी कुछ व्यूअर्स पढ़ते हो, तो एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट तो जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, वो किताब और भारतीय खेती को, रूरल इंडिया एग्रीकल्चर को ज्यादा रूरल इकोनॉमी को करीब से समझने बहुत के लिए करीब से और उससे बहुत अच्छा ग्राम रेफरेंस। नहीं हो सकता है। वो कब से है, उसको कितने ज्यादा चश्मदीद तरीके से और कितने ज्यादा जमीनी तरीके से वो उस पूरे सिनेरियो को डील करती है वो किताब।
स्कूल की तरह उसको कुछ लोग पढ़ते हैं उसको तो। हाँ, पढ़ते हैं। हाँ, और देखना-वोखना अंशुमन जी तो मतलब उतना हो नहीं पाया। मैं एक सीरीज़ दोबारा देखने लगा, क्योंकि मेरे साथ वो रहा है कि मैं थोड़ा उस पे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और या कोई चीज़ अच्छी से लिखी गई है, तो मैं थोड़ा उस पे ज़्यादा ज़ोर देकर देखता हूँ। तो मैंने एक वो सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड, तो मैंने हुँ, उसको लगभग दोबारा फिर से देखना शुरू कर दिया। हुँ। तो उसके मतलब उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ब्रायन क्रेस्टन की एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी है। तो वो एरन पॉल की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है उसमें। तो उम, यही है। हाँ। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को? ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल रखिए, अपने सुझाव रखिए, अपनी आलोचनाएँ रखिए। जो भी पसंद आता हो, नापसंद आता हो, सब कुछ रखिए। हम ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर उन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अपना ख़्याल रखिए, टैलेंट को फ़ॉलो करते रहिए। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।